बच्चों अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन। वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, ऑरिजिन पर, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या बोल रहा है कि हमें फैमिली ऑफ पैराबोला का इक्वेशन लिखना है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर हो और जिसका पैराबोला का जो एक्सिस हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन है। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ऑरिजिन पर, और इसका एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, जैसे ये पैराबोला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, इस पैराबोला की इक्वेशन में पैरामीटर क्या है, पैरामीटर हमारा स्मॉल ए। अगर तुम ए को चेंज करते जाओगे, ए किसे रिप्रेजेंट करता है, फोकस के कोऑर्डिनेट को। यहाँ पे फोकस कहीं होगा a,0 और यहाँ पे ओरिजिन होगा। अगर तुम ए को चेंज करते जाओगे तो पैराबोला चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हमारा, इस इक्वेशन में हमारा जो पैरामीटर क्या है, स्मॉल ए है ना पैरामीटर, पैरामीटर को चेंज करते जाएंगे पैराबोला चेंज होता जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, फैमिली ऑफ पैराबोला। तो इसी फैमिली ऑफ पैराबोला के क्रॉसपॉन्डिंग, इस फैमिली ऑफ पैराबोला के क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कितने पैरामीटर्स है। एक सिंगल पैरामीटर है स्मॉल ए, यही है ना सिंगल पैरामीटर। तो इस फैमिली ऑफ पैराबोला, ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा। क्यों ऑर्डर 1 होगा, बिकॉज इसमें एक सिंगल पैरामीटर ए है, ये तो ऑलरेडी बता रखा है। तो कुछ नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करो, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y होगा, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करोगे 4ax को x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 4a, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक काम करो 4a रहने दो, 2 कॉमन नहीं लो, यहाँ पे 4a किसके इक्वल हो गया, 2y dy/dx के इक्वल हो गया। यहाँ पे ना 4a की जगह डाल दो 2y dy/dx, देखो यहाँ डाल दिया 2y dy/dx। मतलब इक्वेशन 1 में तुम पुट करो, इक्वेशन 2 से जो ये 4a आया है ना, इसका वैल्यू पुट करो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, बिकॉज ये पैरामीटर से फ्री है, पैरामीटर से फ्री है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग या किस फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कितने पैरामीटर, एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे देख लो एक पैरामीटर है, तो इसका ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका ऑर्डर 1 है। बात आ गई समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चों एक्सरसाइज 9.3 में आ जाओ। इसमें तुम लोग करना क्या कि जैसे वही एक ही चीज़ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे इसमें देखो दो पैरामीटर है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो 3 इक्वेशन मिल जाएगा। एक तो ये खुद ही इक्वेशन दे रखा है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इक्वेशन और मिल जाएगा। तो 3 इक्वेशन से 2 पैरामीटर हटा दो तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। जो इक्वेशन फ्री ऑफ पैरामीटर होगा ना, वो हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्व करना, ये सारे क्वेश्चंस करना सॉल्व, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, उसको नेक्स्ट मतलब एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्या है, अच्छा अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमने इसमें क्या किया था, अभी से इस टॉपिक में क्या कर रहे थे कि हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, ठीक है, या कर्व का फैमिली ऑफ कर्व गिवन होता था, उससे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। अब इसका उल्टा करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उसके क्रॉसपॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करेंगे। अब जो करेंगे हम लोग, अभी आगे क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे थे, जैसे ये हमारा ये फैमिली ऑफ कर्व है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने डिफरेंशियल इक्वेशन खोज लिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया हमारे पास। फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग हमने, ये जो है ना हमारा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग। अब उल्टा करेंगे, अब हमारे पास ये गिवन होगा,
ठीक है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ये। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अब देखो मतलब क्या है कि अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी क्या कर रहे थे, अभी कर रहे थे कि हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, फंक्शन में एक पैरामीटर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, दो पैरामीटर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग टू ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक पर्टिकुलर टाइप का होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, वन, मतलब कि y जो है वो x के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। डिग्री भी वन होगा। डिग्री वन बोलने का मतलब कि dy बाई डी एक्स पे जो पावर होगा वो वन होगा। इसको ध्यान में रखना, यही हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना में, यही हमारे सिलेबस में। सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नहीं सॉल्व करेंगे। हमारा जो सिलेबस है इसमें सिर्फ हमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है पूरे इस चैप्टर में। 12th के जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के कई फॉर्म है, तो डिफरेंट तीन फॉर्म्स हैं। बेसिकली हमें तीन फॉर्म पढ़ना है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसको हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग होमोजीनियस, उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर। ये तीन फॉर्म पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट। समझ में आ रही है बात। इस टॉपिक में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हमें करना क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा इस टाइप का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। उसमें पहला जो फॉर्म आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही होगा। ठीक है, इसमें भी स्पेशल टाइप क्या होगा कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा। जैसे तुम देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, d2y बाई डी एक्स टू नहीं होगा। अगर d2y बाई डी एक्स टू हो गया तब तो उसका ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। या dy बाई डी एक्स पे पावर, ऐसा भी नहीं होगा कि dy बाई डी एक्स है उसमें पावर 2 आ जाए। इसका ऑर्डर तो हो जाएगा वन, ऑर्डर तो इसका वन हो जाएगा, बट इसकी जो डिग्री होगी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस टाइप का भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करना है सॉल्व। हमें सॉल्व क्या करना है, जिसका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री भी वन हो। मतलब क्या है कि मतलब इस पे जो पावर होगा वो भी वन ही होगा, ऐसे वन पावर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक। इसका भी स्पेशल टाइप क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। इसको देखो ध्यान से देखो, इफ एफ ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन एक्स वाई में कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स इंटू एच वाई। अगर कोई फंक्शन एक्स वाई में है उसको तुम दो फंक्शन के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दो, जी एक्स इंटू एच वाई। मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट में ब्रेक करने का मतलब कि एक्स जो वेरिएबल है उसको अलग कर लिया, वाई जो वेरिएबल है उसको अलग कर लिया। where gx is a function of x and hy is a function of y, then the differential equation 1 is said to be in the variable separable type। जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, इसमें जो f ऑफ एक्स वाई है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख पाया g ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई, ये तो फंक्शन है एक्स वाई में, तो अब हमने इसको लिखा g ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। तो हमने x वाले वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, y वाले वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू g ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये अब आ गया किस फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एच वाई इंटू जी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग कि y, इस एच वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और dx को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो एच वाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो होगा 1 अपॉन एच वाई डी वाई,
और dx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा gx इंटू डी एक्स। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। अब चाहो तो तुम राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने के बाद चाहो तो तुम राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट सी ऐड कर दो, चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट सी ऐड कर दो। दोनों साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ मान लो C1 ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ C2 ऐड कर दिया राइट हैंड साइड में, तो C1 को लेफ्ट हैंड साइड से तुम अगर C1 को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो क्या होगा C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 एक ही कांस्टेंट होगा, तो किसी एक साइड हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिल गया HY फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें कैपिटल GX फंक्शन मिल गया, राइट साइड में हमने C ऐड कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इसका जनरल सॉल्यूशन, और C क्या हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखते चलो बात को ध्यान से सुनो, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल, ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, किसका जनरल सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 9 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो बिल्कुल है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। देखो ये फंक्शन x में अलग है और ये फंक्शन y में अलग है, अलग अलग दे रखा है ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, इससे वेरिएबल आराम से सेपरेट हो जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने क्या किया, ये जो 2 माइनस वाई है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और dx को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये मिल गया हमें। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2y, y का इंटीग्रल क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर x का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रल x, और राइट हैंड साइड में एक हमने कांस्टेंट C1 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2C1 हो जाएगा। अब 2C1 बोलो या फिर तुम इसको C बोलो, एक ही बात है। 2C1 भी कांस्टेंट है, कैपिटल C बोलो ये भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा फाइनल क्या बन गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। ये जो है ना हमारा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, सॉरी, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। मेरी बात आ रही है समझ में। अब इसमें क्या है कि अगर तुम इस फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सेटिस्फाई कराओगे तो हो जाएगा सेटिस्फाई। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है, देख लो ऑर्डर 1 है तो कितने कांस्टेंट है या कितने पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है C। अब देख लो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ना, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। 1 अपॉन वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, dx को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y अलग हो गया, x अलग हो गया। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स y, 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x। राइट हैंड साइड में एक हमने कांस्टेंट C ऐड कर दिया, तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रही बात। अब ये जो कांस्टेंट C है, ये जो C कांस्टेंट है, ये क्या बता रहा है, इसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 है ना ऑर्डर, तो देखो एक C कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हो गया ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब क्या बोल रहा है एग्जांपल 11 में देख लो, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। अब यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या किया था, एग्जांपल 10 में और एग्जांपल किस में 9 में क्या हमने निकाला था, जनरल सॉल्यूशन निकाला था। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तुम इसको देखो ध्यान से। बोला फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब y का वैल्यू 1 होगा ना तो फिर x का वैल्यू 0 होगा।
तो अगर तुमने पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालो, इसका क्या निकालो तुम, जनरल सॉल्यूशन। जब जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, एक, उसमें x का वैल्यू 0 डालो, वहां से y का, x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 1 डालो, तो उस आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उस आर्बिटरी कांस्टेंट के वैल्यू को फंक्शन में डालोगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, डीएक्स को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये मिल गया हमें। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। तो 1/y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, -1/y, -4 बाहर आ गया। x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2, तो 2 कैंसिल होके -2/x² आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 1/-2x² - c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 0 होगा देन y का वैल्यू 1 होगा। तो इसमें तुम डाल दो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, यही आया ना हमारे पास, y = 1/2x² - c। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू हमने 1 डाला, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0² - c। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -c = 1 इम्प्लाइज c = -1। अब ये जो c का वैल्यू आया ना -1, यहाँ डाल दो, पुट कर दो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। c का वैल्यू यहाँ -1 डालोगे तो ये माइनस, और यहाँ -1 डालोगे तो मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12 में। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1। जैसे बोल दिया कि कर्व 1,1 से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या अब हमें मिलेगा, अब हमें मिलेगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो ठीक है, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखो, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x × dy = 2x² + 1 dx, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया कि x को है ना, इस x को राइट हैंड साइड पे ले गए, क्यों, बिकॉज तभी जाके वेरिएबल सेपरेट होगा। तो यहाँ से dy किसके इक्वल हो गया, 2x² + 1/x × dx। अब हो गया वेरिएबल सेपरेट, इस साइड में क्या हो गया, x आ गया, इस साइड में y आ गया। अब हमने दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रल ऑफ dy = इंटीग्रल ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x + 1/x dx। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, dy का इंटीग्रल क्या होगा, y, और 2x का इंटीग्रल 2, और x का इंटीग्रल क्या होगा, x² प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x ले लो या log mod x ले लो, और एक कांस्टेंट हमने c डाल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1 से। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 लोगे देन y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 1 डाला, तो हमें कांस्टेंट c का वैल्यू आ जाएगा। y = 1 डाला तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 1² प्लस log ऑफ mod 1 प्लस c। तो log mod 1 इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिल गया, c = ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू 0 मिल गया। अब ये जो c का वैल्यू हमें 0 मिला ना, इसको फाइनल कहाँ जाके डाल दो, ये जो इसका आया था इसमें डाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y = यहाँ डालेंगे, ये 2 तो कैंसिल हो गया, x² प्लस log mod x प्लस 0, c का वैल्यू क्या डालेंगे, +0, तो यही हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर भी हो गया, यही तो बोल रहा था निकालने के लिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, y = x² प्लस, सॉरी
y इज इक्वल्स टू, यही बोल रहा था ना, ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 13 में आ जाओ। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 2 -2, 3। तो -2, 3 बोला है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज 2x/y²। क्या बोल रहा है कि हमें इक्वेशन चाहिए उस कर्व का जो -2, 3 से पास कर रहा है, और क्या गिवन है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, dy/dx होता है। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है तुम्हारा 2x/y² के इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो। तो dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व इज गिवन बाय dy/dx। तो dy/dx किसके इक्वल है, 2x/y² के इक्वल है। ये तो गिवन है, यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है ना, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y² को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, dx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y² dy इज इक्वल्स टू 2x dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये y² का इंटीग्रल क्या होगा, y³ 2 कॉमन ले लिया हम, 2 बाहर ले लिया, x² तो वो कैंसिल होकर x² + c। ये हमारा क्या मिला है, ये हमारा मिला है अभी जनरल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पास किससे कर रहा है, -2, 3 से पास कर रहा है। तो x का वैल्यू कहाँ क्या डालोगे इसमें, जनरल सॉल्यूशन में x का वैल्यू -2, 3 से पास कर रहा है, तो x का वैल्यू डालो -2 और y का वैल्यू डालो 3, तो c कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। और फिर जो कांस्टेंट का वैल्यू आ जाए उसको यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 14 में। इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इट सेल्फ। बोला है कि किसी बैंक में जो प्रिंसिपल है ना, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 5% पर ईयर। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1000 बताओ कितने टाइम बाद डबल हो जाएगा। तो गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब dp/dt गिवन है, dp/dt हमारा गिवन है, क्या है, 5% ऑफ प्रिंसिपल। तो ये dp/dt क्या हो गया, 5% ऑफ प्रिंसिपल, ये गिवन है। ठीक है, ये क्या हमारा एक लीनियर कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से dp/dt का वैल्यू क्या आ गया, p/20। ये हमारा क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है ना, इसको हमने क्या किया, p को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, dt को राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये आ गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एग्जैक्टली लिखा गया। अब हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/p का इंटीग्रल क्या होगा, 1/p का इंटीग्रल होगा log p, तो ये आ गया log p। ठीक है, और ये 20 है, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 1/20 तो बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, चलो मैं कर देता हूँ, dp/p इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इंटीग्रल ऑफ dt/20। तो 1/p का इंटीग्रल तो होगा log p, मॉड इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा पॉजिटिव होगा, तो log p क्या हो जाएगा, 1/20 तो बाहर होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 इंटू dt, तो क्या हो गया 1/20, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t + c, ये log p। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यही आ गया, c बोलो या c1 बोलो। अब जब तुम p प्रिंसिपल लिखोगे तो ये जो पूरा चीज है ना, ये e पर पावर आ जाएगा ना। अगर ऐसे लिखा है कि log x इज इक्वल्स टू कुछ भी x² + 2 लिखा है, तो या x की जगह तुम ले लो y ले लो, यहाँ पे ना तुम ऐसे ले लो log y, अगर ये x² + 2 के इक्वल लिखा है तो y का वैल्यू क्या होगा, e पे पावर आ जाएगा x² + 2, ऐसे ही आता है ना पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा e पर पावर आ गया, तो e पे पावर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे p क्या हो जाएगा, e पे पावर t/p इज इक्वल्स टू
ई पे पावर टी अपॉन 20 प्लस C1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर टी अपॉन 20 इंटू ई पे पावर C1, ऐसे लिख लिया। अब ये जो ई पे पावर C1 ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हमने फिर कैपिटल C बोल दिया। तो हमें प्रिंसिपल किसके इक्वल मिला, कैपिटल, इसको बोल दिया कैपिटल C। तो हमें क्या मिल गया, C इंटू ई पे पावर टी अपॉन 20। ठीक है, अब बताओ कि जब तुम 1,000 रुपये बैंक में जमा करोगे तो उस समय टाइम क्या होगा हमारा, T0 होगा, और प्रिंसिपल क्या होगा, 1000 होगा। तो इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया, ये तो प्रिंसिपल और टाइम के बीच का रिलेशन मिल गया ना। तो इसमें जब तुम t का वैल्यू 0 डालो और p का वैल्यू 1000 डालोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू आ गया 1000। तो ये फाइनल हमारा प्रिंसिपल और टाइम के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, कांस्टेंट समझ में आया कैसे निकाला हमने। बिकॉज जब तुम 1,000 रुपये जमा करने जाओगे बैंक में तो उस समय तुम्हारा टाइम 0 होगा, प्रिंसिपल 1000 होगा। तो हमने t बराबर 0 डाला, p बराबर 1000 डाला, तो c का वैल्यू हमें मिल गया अगेन 1000। अब यहाँ पे फिर हमने c का वैल्यू 1000 डाला, ये हमें फाइनल क्या मिल गया, प्रिंसिपल और टाइम के बीच का रिलेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि बताओ कितने टाइम बाद प्रिंसिपल हमारा डबल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इस इक्वेशन में प्रिंसिपल की जगह 2000 डालो, हमारा स्टार्टिंग का प्रिंसिपल क्या था 1000। तो इस इक्वेशन में प्रिंसिपल की जगह 2000 डालो और यहाँ से ये टाइम कैलकुलेट कर लो, बस आ जाएगा। देख लो, प्रिंसिपल की जगह 2000 डाला तो ये 1000 इधर जाके क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे हमने डाला ना ऐसे, इसमें प्रिंसिपल की जगह डाला 2000 और ये क्या है 1 2 3 ई टू द पावर टी अपॉन 20। तो ई पे पावर टी अपॉन 20 क्या हो जाएगा, 2। अब हमें क्या करना है, टी लेना है तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ई पे पावर टी अपॉन 20 इज इक्वल्स टू लॉग 2। तो ये हमें पता है ना, यहाँ पे लॉग का बेस क्या है ई, यहाँ भी लॉग का बेस क्या हमारा ई। अब यहाँ पे बताओ, जब ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर टी अपॉन 20 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टी अपॉन 20 इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ टी अपॉन 20 इधर हो गया, और ये क्या हो जाएगा लॉग ई बेस ई, ये क्या हो जाएगा लॉग 2 बेस ई। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो टी अपॉन 20 क्या मिल गया हमें, टी अपॉन 20 मिल गया हमें लॉग 2 बेस ई। तो हमें टी क्या मिल गया 20 लॉग 2 बेस ई। इतने टाइम बाद हमारा प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, मतलब 1000 का 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज जो 9.4 है बच्चों, इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसके लिए मैंने कई बार बोला कि एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एक्सरसाइज के जो भी तुम्हारे पास डाउट होगा ना उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो 9.4 अपना तुम करना सॉल्व, जो डाउट होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इसी में चल रहे हैं, यही टॉपिक चल रहा है हमारा। देखो टॉपिक जो हमारा क्या चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही टॉपिक चल रहा है। देखो सॉरी, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यही टॉपिक चल रहा है हमारा, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने पहला क्या उठाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि पहले तो देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया तुम लोगों को। स्टार्टिंग में क्या बोला है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना, इस पूरा हमारा जो सिलेबस है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में